हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थोड़े से परेशान भी होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके संसदा 24/7 पे। अब जो थोड़े से परेशान हो वो जरूरी है, जो थोड़ा सा डर है आपके अंदर वो बहुत जरूरी है आपके अंदर, क्योंकि बच्चा वो डर नहीं रहेगा तो फिर आप काम कैसे करोगे, फिर पढ़ाई कैसे करोगे। अगर डर ही नहीं है किसी चीज को लेके तो दो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तब डर नहीं है, या फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है अपनी पढ़ाई से तब डर नहीं है। डर है इसका मतलब आपको मतलब भी है और थोड़ा बहुत रह भी गया है, तो कहीं ना कहीं आप एक डायरेक्शन में हो अपने पढ़ाई के। तो अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स को लेके। बहुत बच्चे डर में रहते हैं कि मैम मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे फॉर्मूला, मतलब बहुत कुछ है इसमें, तो मैम कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हम बहुत ईजी वे में कर लें। तो मैंने आपको हमेशा एक माइंड मैप बोला है बच्चा, दिमाग में हर चैप्टर का एक माइंड मैप जरूर होना चाहिए। अगर चैप्टर का नाम आता है ना तो आपके दिमाग में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में घूमने चाहिए, ऐसे सामने विजिबल होने चाहिए। तो हम वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसको बस पढ़ लेने से हमारा लगभग 95% प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो देरी नहीं करेंगे, ये सेशन आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज कमेंट में, चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा ये कंटेंट हमारा। और हाँ, चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब अपकमिंग डेज जो हैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब वहां पे आपको ना ऐसे फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, जिसमें साइंस अड्डा 24/7 आपकी हमेशा हेल्प करेगा। इसीलिए तो भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों को पहले से ही बोल दिया जा रहा है, एंड तक देखते हैं क्या है। अब देखिए, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो हमारे 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, ये सभी को मालूम है। अगर मैम सेक्शन ए की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन मैम एक नंबर का होता है, जिसमें मैम 18 की बात कर ले मैम 18 एमसीक्यू होते हैं हमारे पास, 18 क्या होते हैं, 18 हमारे पास एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, और 2 जो होते हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। 20 नंबर का हमारा यहां से बना। सेक्शन बी जो है वो हमारे बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर होता है, 2-2 नंबर का होता है, जहां पे हमारे 10 नंबर स्कोर मतलब कि 10 नंबर का स्कोर होता है। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जहां पे 6 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 3-3 नंबर के हिसाब से 18 नंबर का। उसके बाद सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये होता है 5, मतलब कि 4 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो आपका 20 नंबर। बच्चे बहुत बार टारगेट करते हैं कि मैम हम ये वाला कोशिश करेंगे कि लॉन्ग आंसर 20 नंबर का ये कर ले, मैम 20 नंबर ये कर ले, 40 नंबर से ऐसे मैम 33 लगभग पासिंग मार्क्स होता है, तो मैम हम पहुंच गए 40 नंबर क्रॉस करके, ठीक है। 33 में ओवरऑल का बता रही हूँ, प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ के बता रही हूँ। सेक्शन ई की बात कर लेते हैं, सोर्स बेस या फिर केस स्टडी होता है, जहां पे हमें वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, 3 केस बेस दिए जाते हैं बच्चा, जिसमें हमारे क्या होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर का एक होता है केस स्टडी, हो गए 12 नंबर। तो टोटल की बात कर लो तो हमारे पास कितने नंबर हो गए, 18 नंबर। अगर बात करो बच्चा केस स्टडी में, कभी कभी एमसीक्यू भी देता है, एक नंबर का भी क्वेश्चन देता है, या कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है 2-2 नंबर का, तो एक केस स्टडी में कभी 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक केस स्टडी में कभी आपके 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे बात करती हूँ यूनिट, जैसा कि हमें मालूम है रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर होते हैं 8 नंबर के, हमारे पास अलजेब्रा में 2 चैप्टर होते हैं 10 नंबर के, कैलकुलस में हमारे 5 चैप्टर होते हैं 35 नंबर के, वेक्टर एंड 3D में हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं हमारे पास 14 नंबर के, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा 5 नंबर का रोल प्ले करता है, प्रोबेबिलिटी हमारा 8 नंबर का रोल प्ले करता है, वहीं पे हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है। ये टोटल हमारे जो पेपर हुआ, रिटन पेपर 80 नंबर, इंटरनल असेसमेंट हमारा 20 नंबर का, ये हो गया कितना नंबर, 100 नंबर। अब हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट देखते हुए चलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंसी देखते हुए चलेंगे। पहला हमारा यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, हमारा यहाँ से कितने नंबर का बनता है भाई, 8 नंबर का। अभी मैंने बताया कितने नंबर का बनता है, 8 नंबर का बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला, 1 to, अब देखिए जब भी आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं आपको बहुत माथापच्ची करना ही नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है उसे पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसे पढ़ना है। जैसे ही अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ लिया, आपके बाद क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास पूछा नहीं गया है अभी तक, हमारे सिलेबस से रिमूव्ड है, तो उसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद उसमें दूसरा टॉपिक आता है क्या, 1-1 एंड ऑन टू, बस 1-1 एंड ऑन टू पढ़ लीजिए, आपका सब पहला चैप्टर कंप्लीट।
आपको पहला क्या पढ़ना है इसमें, आपका रिलेशन में 3 टॉपिक होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और दूसरा क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है 1 1 एंड ऑन 2, बस चैप्टर खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बस जब भी पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ा रही हो तो आपको बस ये फोकस करना है कि अब मुझे अपना एक पेपर देना है बोर्ड का, तो मुझे ये 5 टॉपिक ही पढ़ना है बस इसमें। अब बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने के लिए पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको इसमें, एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, ग्राफ दिमाग में रखिएगा जरूर से, कभी कभी ग्राफ बना के क्वेश्चन पूछ देता है, आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो, जब मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है, तो ग्राफ दिमाग में रखिएगा। बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी इसका ज्यादा रोल नहीं है, ये हमारा लगभग 5 नंबर का है और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे बन गए ना 8 नंबर यहाँ से। तो बस जब भी आईटीएफ की बात आएगी तो आपको दिमाग में रखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राफ को दिमाग में रखना है, क्योंकि ग्राफ को देके आप पे उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ है। उसके बाद तीसरा, नॉर्मल जो बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कि जो प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टी होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है या साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो ये आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए बिल्कुल। 2 चीजें हो गई। तीसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये और हमारा डिटर्मिनेंट मिला के कितने नंबर का बनता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो मैट्रिसेस में आपको कुछ भी पढ़ना है तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑर्डर एंड इक्वलिटी, ऑर्डर एंड इक्वलिटी। ऑर्डर आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कैसे निकालना है। दूसरा, इक्वलिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में इक्वलिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है 1 नंबर में ही आपके एमसीक्यू में पूछते, तो इस चीज को आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। दूसरा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बस मालूम होना चाहिए, बस आपको क्या होना चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इस चीज से रिलेटेड। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसमें डूब नहीं जाना है कि निकल ही नहीं पाए। डूब के जो पढ़ना है वो बता रहे हैं हम, डूब के आपको ये पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस कि हाँ क्या होते हैं मैट्रिसेस के प्रकार। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डूब जाओ, जैसे ही ट्रांसपोज पढ़ा ये उसी पर डिपेंड करता है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, डोंट वरी। ट्रांसपोज पढ़ा, ट्रांसपोज पढ़ के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक ही टॉपिक है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसी पे डिपेंड करता है ये। तो इन दोनों में डूब जाओ और निकलने आना चाहिए, समझ में आया आपको। फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए बच्चा, और कब मल्टीप्लाई होता है ये, तो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, ऑर्डर और इक्वलिटी। दूसरा आपको ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज पे डिपेंड करता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा हमारे पास ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बोला क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये बस आपको नोन होना चाहिए, बस आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट भी 5 नंबर का रोल प्ले करता है, तो डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए आपको। ऑब्वियस सी बात है कि डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। हमारे पास मैक्सिमम डिटर्मिनेंट निकालने का जो पूछेगा वो 3 into 3 का ही पूछेगा, तो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ये आपको जरूर आना चाहिए। उसके बाद आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, मैंने एक ही रो में लिख दिया है क्योंकि ये एक ही दूसरे का रूप है। आप बिना माइनर निकाले कोफैक्टर नहीं निकाल सकते, बिना कोफैक्टर निकाले आप एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, बिना एडजॉइंट निकाले आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने एक बार बोला। आप माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स एक बार में ही आधे घंटे में खत्म हो जाता है भाई। एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, फिर हर एक एलिमेंट का माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। ये एक ही चीज है। अगर आपसे कोई पूछे इनवर्स, तो आप इनवर्स निकालना है डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, तो आपको बोला भाई माइनर भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तब हम इनवर्स तक पहुंचते हैं। दिस इज द रूल कि आपको ये दोनों पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई इसमें डूब जाओ, पूरी तरीके पे डूब जाओ। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बच्चा, इस पे क्वेश्चन बार बार देखा गया है, पूछा गया है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल बाय द इनवर्स, ये आना चाहिए बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देखे गए हैं। बोलोगे मैम 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सबसे कैसे आ सकते हैं, तो क्या पता इस चैप्टर में हो सकता है एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है एक ये आ जाए, और 3 नंबर या 2 नंबर में हो सकता है इनवर्स निकालने के लिए आ जाए। इन दोनों में से आए ही ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना।
इंपॉर्टेंट का मतलब होता है क्या बच्चा, कि हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है जो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, ठीक है, हमें एटलीस्ट वो तो पढ़ना है जिससे हमें सब कुछ हमारे पेपर में आ सके। मतलब अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो डिटर्मिनेंट का आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। अब आ जाते हैं आगे, हमारे पास आता है क्या, अब यहाँ से 4th 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है जो कि 35 का रोल, मतलब 35 मार्क्स का रोल प्ले करता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ना है, तो सबसे पहली बात चेक द कंटिन्यूटी एंड फाइंड द वेरिएबल। कंटिन्यूटी का पहला, अगर आप कंटिन्यूटी छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कंटिन्यूटी आपने पढ़ा, चेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके बाद क्या, अगर कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल्स की वैल्यू बताओ, इस पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है हमेशा। उसके बाद क्या, डिफरेंशियबिलिटी में आपको बच्चा बस चेन रूल याद रखना है, याद रखिएगा, सिर्फ चेन रूल याद रखना है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अदरवाइज आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हो एक्सप्रेस्ड इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका मतलब आप ऊपर के सारे फॉर्मूले पढ़ के आए हुए हो। अगर आप ये वाले कर रहे हो तो मेरे हिसाब से क्या आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ देता है बच्चा, पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है जो लॉग के थ्रू डिफरेंशिएट किया जाता है, दिस इज ऑल्सो इन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भूल नहीं सकते। और ऑल फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है आप इसको किसी कीमत पे भूल नहीं सकते। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आगे यूज होता है। तो हमारे पास 3 टॉपिक यहाँ से आगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है, रेट ऑफ चेंज आपको निकालना सीखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीखना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं कैसे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर मैं बात करूं इंटीग्रल में आपको ये 5 ध्यान रखना है क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन कब मालूम पड़ेगा, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में कौन सा थियरम या कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, कहाँ पे, ये कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया। उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा बाई पार्ट, चौथा स्पेशल कॉन्सेप्ट पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं, इन 4 टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देना है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कुछ प्रॉपर्टी, बस बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका होता इन्हीं सब तरीकों से है, बस उनकी प्रॉपर्टी आपको 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको वो सारे मतलब जो हर साल लगभग जिस पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, आपको बस अंडर द कर्व एरिया निकालने आना चाहिए। एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, वाई एक्सिस को ले रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि भाई किस एक्सिस को लेके एरिया निकालना है ये। उसके बाद क्या, स्पेशली आपको लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स का इक्वेशन याद होना चाहिए, क्योंकि वैसे आपके क्वेश्चन में इक्वेशन दे देता है, मोस्टली दे देता है, लेकिन नहीं भी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का क्या होता है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। अदरवाइज बस आपको ये याद रखना है कि कर्व मतलब एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड द एक्सिस, आपको ये एरिया निकालने आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है ये बहुत ईजी चैप्टर है। अब आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग आंसर फंसने के चांसेस होते हैं, बच्चा इससे एक लॉन्ग आंसर आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। पहले तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालने आना चाहिए, ऊपर से डिग्री कब डिफाइन है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए, किस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और खास करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप इस पे जरूर मल्टीपल टाइम्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं वेक्टर, बच्चा ये 14 नंबर का रोल प्ले करता है, दोनों चैप्टर वेक्टर एंड 3D 14 नंबर का रोल प्ले करता है। वेक्टर में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। पहला, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट, जब भी एक पॉइंट दिख रहा है आपको तो आपको दिखना चाहिए कि वो एक वेक्टर भी दिख सकता है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने आना चाहिए। दूसरा क्या, आपको डॉट प्रोडक्ट और आपको वेक्टर प्रोजेक्शन और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, आपको बस ये 3 चीजें ही पढ़नी है, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोजेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने इतना पढ़ा है, लगभग आपका जो भी क्वेश्चन फंसना होगा वेक्टर का वो यहाँ से फंस जाएगा। अदरवाइज आप पूरा पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन ही नहीं फंस रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको ये जरूर से तीनों टॉपिक कवर करना है।
3D का मैं आपको कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है, पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो आपको निकालने आना चाहिए। इस पे आपको लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन रेशियो पर लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइन, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमारा वाला इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेक्टर में भी है। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो जो है ना, ये वेक्टर में भी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको ये एक तरीके से पूरा का पूरा माइंड मैप मिल रहा है बच्चा, तो इस चीज को आप बहुत पेशेंसली रखिएगा। एंड लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा, और कुछ तो है नहीं, चलिए आ जाइए। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का रोल प्ले करता है और प्रोबेबिलिटी हमारे एग्जाम में 8 नंबर का। कुछ ध्यान नहीं रखना है, जो भी बोलता है लीनियर प्रोग्रामिंग आपको उतना पढ़ना ही नहीं है। बस आपको बाउंडेड रीजन का मतलब आपको बस ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने आना चाहिए बाय द ग्राफिकल मेथड। उसमें 2 तरह के आपके ग्राफ बन सकते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं बता दूं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस अनबाउंडेड के केस में एक कॉन्सेप्ट, जैसे ही बाउंडेड कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वहां से अनबाउंडेड का एक लेवल और ऊपर चला जाता है, और कुछ नहीं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। अब फिगर हमें ग्राफ मिलने के बाद मालूम पड़ता है ना कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो ग्राफ मिलने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि बाउंडेड हुआ तो वहीं पे एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के, अनबाउंडेड हुआ तो एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं, बस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं बच्चा। 4 बहुत इंपॉर्टेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थियरम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट तो आप सभी को मालूम है कि मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बस इसकी ये एक कंडीशन है। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थियरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, इन तीनों का यूज होता है बेस थियरम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बेस थियरम में। बेस थियरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थियरम और साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी, तीनों का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हर साल देखा गया है क्या बच्चा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में पूछ दिया जाता है। तो रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को भी एक बार पढ़ लेना। इस पे 2 क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना कि रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम अपने क्लास में आपको जरूर पढ़ाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी 2 साल लगातार आ चुका है, तो बच्चा इसको प्लीज से, और इस बार का सैंपल पेपर आप चेक करोगे तो उस पर भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप प्लीज इसको सेव कर लीजिए, जरूर से सेव कर लीजिए, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं PDF डलवा दूंगी कम्युनिटी पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप मुझे मेल कर सकते हो, यहाँ पे मेरी मेल ID है। तो बच्चा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। ऑल द बेस्ट आपके अनु मैम की तरफ से। बच्चा देखो, पेपर टफ तब लगता है जब हमने कुछ पढ़ा ना हो, और इजी तब लगता है जब हमने सब पढ़ा हुआ है। वरना पेपर का लेवल जो होता है सबके लिए एक समान होता है, वही पेपर किसी को टफ और किसी को इजी लगता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसी की है। तो अभी भी टाइम है, 2.5 महीने हैं, खुद को दो, किसी और को टाइम दे रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो टाइम आपको कभी भी रिजल्ट ला के नहीं देगा। तो अपने पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो रिजल्ट देने वाला है। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखो।